92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यामिनी त्रिपाठी मिश्रा की लिखी कहानी तन्हाई, बिना किसी एड ब्रेक के। जब जब हमारे टी एस्टेट में धुंध होती है तो मुझको अभिमन्यु की याद आती है। धुंध ही क्यों, सारे मौसम मैंने अभिमन्यु की आंखों से ही तो देखे हैं, लेकिन अभिमन्यु को धुंध सबसे अच्छी लगती थी। जिस दिन कोहरा आता, अभिमन्यु मुझको घर की खिड़की और दरवाजे बंद नहीं करने देते थे। मेरी और उनकी इस बात पे खूब लड़ाई भी हो जाती कि क्यों वो ये सब खिड़की दरवाजे खोल के बैठ जाते हैं, सारा फर्नीचर और कपड़े गीले हो जाते हैं। वो कहते, वृंदा जी, क्या आपका मन नहीं करता कि आप इस कोहरे में कहीं खो जाएं और दुनिया आपको ढूंढ न पाए? और मैं कहती, अभिमन्यु साहब, जहां भी जाएंगे मैं आपको ढूंढ निकालूंगी। सच ही तो कहा था उन्होंने। कब इस कोहरे में खो गए कि मैं 15 साल से उनको ढूंढने की कोशिश कर रही हूं। इस एस्टेट के पीछे वाली खाई से पैर फिसल गया और वो मुझको यूं अकेला छोड़ के चले गए। बस अब जब जब ये कोहरा आता है तो मैं उसी खाई के ऊपर वाले पत्थर पे बैठ के सोचती हूं कि शायद तुम कोहरे के पीछे किसी मोड़ पे खड़े मेरा इंतजार कर रहे होगे। शाम हो चली थी और आज फिर मैं उस वीरान एस्टेट की तरफ भारी मन से जा रही थी। कभी कभी मेरा मन करता कि कोई ऐसा मिले जो मुझको एस्टेट जाने से रोक ले, मुझको मेरी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दे, मिसेस वृंदा राठौर से सिर्फ वृंदा बना दे। घर गई तो सीता आके बोली, मैडम आज ठंड ज्यादा हो गई है, फायरप्लेस में आग जला दूं? मैंने कहा, हाँ जला दो। फायरप्लेस के साथ फोटो एल्बम्स रखी थी। जब जब वहां बैठती तब तब सैकड़ों बार एल्बम के पन्ने पलट पलट के देखती। आज फिर वही शाम थी। मैं, हमारी एल्बम, फायरप्लेस और हाथ में एक शराब का ग्लास। अभिमन्यु से ऐसी आदत लगी कि अब छूटती ही नहीं थी। और एक यही तो है मेरी हमसफर जो मुझको कभी भी मायूस नहीं होने देती थी, मुझको कुछ घंटे चैन से सोने देती थी। कुछ देर बाद सीता आई और बोली, मैडम खाना लगा दूं? मैंने कहा, आज मन नहीं है, आजा तुझे कुछ दिखाऊं। सीता आई और मेरे पास बैठ गई। मैं एल्बम के पन्ने पलट पलट के हर फोटो के बारे में सीता को बताने लगी। देख मेरी शादी की फोटो, मेरा लहंगा कलकत्ता से आया था और ये मेरी पायल मेरी नानी की थी। मैं सिर्फ 17 साल की थी। ये देख, मैं और तेरे साहब जब कश्मीर घूमने गए थे, ये फोटो खिंचाने के लिए तेरे साहब ने कितने नखरे किए थे। और ये देख प्रिया मेरी गोद में, जब वो 2.5 महीने की थी। प्रिया की ये फ्रॉक मैंने खुद सिली थी। ये देख हम तीनों की फोटो, सिक्किम की है, साहब के जाने से 2-3 महीने पहले की है। कितना शौक था तेरे साहब को घूमने का। हर गर्मियों की छुट्टियों के 6 महीने पहले से ही दोनों बाप बेटी का प्लान बन जाता था। ये यादें भी कितनी जालिम होती हैं, आदमी को चैन से जीने ही नहीं देती। मैं पिछले 15 सालों से एल्बम में ही तो कैद होकर रह गई थी। यही मेरी दुनिया थी, क्योंकि इस एल्बम का हर इंसान आगे अपनी दुनिया बनाता चला गया और मुझको सिर्फ इस एल्बम के सहारे छोड़ गया। कुछ देर के बाद सीता की पीछे से हूं की आवाज आनी बंद हो गई। मैंने पलट के देखा तो सीता को नींद की झपकी आने लगी थी। मैंने सीता को हिला के कहा, जा सोने चली जा, और जाते जाते इस कमरे की बत्ती भी बुझा देना। सीता बेचारी मेरी ये बातें पिछले 25 सालों से रोज सुनती सुनती बूढ़ी हो गई थी। एक वही तो थी जो मुझको छोड़ के नहीं गई। यही सोचते सोचते मेरी जिंदगी की एक और रात अपनी पुरानी यादों के बीच खो गई। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं वृंदा की, जिनकी उम्र हो चली है और जो अकेले अपनी एस्टेट में अपनी सहायिका सीता के साथ रहती हैं। पति अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उन्होंने बेतहाशा शराब पीना शुरू कर दिया और इसी आदत से जुड़े कारणों से उनकी बेटी अब उनसे दूर रहती है। अब आगे। अभिमन्यु के चले जाने के बाद मैं बहुत तन्हा हो गई थी।
35 साल की उम्र में मेरे ऊपर अचानक से सबकी जिम्मेदारियां आ गई थी। पूरा टी एस्टेट, प्रिया, माँ, पापा, कुछ भी तो नहीं जानती थी मैं। और अब मुझसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था अभिमन्यु की तरह सब कुछ चलाऊं। इस जिंदगी की जद्दोजहद में कब मुझको शराब से सुकून मिलने लगा, मुझको खुद भी नहीं पता चला। दुनिया बोलती है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकी, एक अल्कोहलिक कभी एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। हाँ, मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की थी, पर कभी भी प्रिया के लिए मेरे दिल में प्यार कम नहीं हुआ। बस शायद उन हालात में जो गलतियां हुई, उन्हीं की बदौलत आज इतनी अकेली हूं। आज भी वो गलतियां याद आती हैं तो मुझको अपने पे शर्म आने लगती है। प्रिया की पेरेंट टीचर मीटिंग्स मिस करने लगी थी। कभी कभी सुबह सुबह ही पी लेती थी तो प्रिया को खाना खिलाना तक भूल जाती थी। प्रिया का होमवर्क करवाना भूल जाती थी। बात बात पे गुस्सा होना, चीखना, चिल्लाना, मैं वो सब कर रही थी जो एक माँ सपने में भी नहीं सोच सकती। प्रिया 13 साल की हो गई थी, अब सब समझती थी। एक दिन प्रिया के एनुअल डे में गाड़ी खुद चलाने की जिद में स्कूल के बाहर नशे में गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया और एनुअल डे में भी नहीं जा सकी। प्रिया ने स्कूल से आके मुझसे बहुत लड़ाई की। पापा तो हमको छोड़ के चले ही गए, अब क्या तुम भी जाना चाहती हो? मम्मी अपनी हालत देखो, क्या तुम हमसे प्यार नहीं करती? अगर थोड़ा भी प्यार करती हो तो प्लीज मम्मा ये सब छोड़ दो, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। आपको पता है कि मुझको ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना बोल के वो अपने कमरे का दरवाजा जोर से स्लैम करके अंदर चली गई। कुछ देर बाद मैं प्रिया के कमरे में गई और मैंने प्रिया को प्रॉमिस किया कि मैं अब शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। लेकिन अगले दिन प्रिया के स्कूल जाने के बाद पता नहीं मेरा दिमाग बार बार उन बोतलों की तरफ ही जा रहा था। मैं प्रिया से बहुत प्यार करती थी और मुझे उसको किया हुआ प्रॉमिस भी याद था, लेकिन फिर भी कुछ था जो मुझको उन शराब की बोतलों की तरफ खींचता जा रहा था। शायद मेरा अपने ऊपर ही कोई कंट्रोल नहीं रह गया था। सोचा सिर्फ एक घूंट पीऊंगी, उससे ज्यादा एक बूंद भी नहीं। इससे आगे बिना कुछ सोचे समझे मैंने वो बोतल मुंह में लगाई और फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। आधी बोतल एक घूंट में पी ली। प्रिया जब स्कूल से आई तो मुझको सीढ़ियों के नीचे शराब के नशे में धुत पड़े पाया। प्रिया ने घबरा के नाना नानी को फोन किया और बहुत मिन्नतें करके यहां बुलवा लिया। मम्मी और पापा ने मुझको डरा के, धमका के, इमोशनल ब्लैकमेल करके मेरी आदत छुड़वाने की कोशिश की, पर पता नहीं इस नशे में ऐसा क्या था कि मैं पूरी दुनिया को छोड़ सकती थी, पर यह आदत मुझसे नहीं छूट रही थी। एक दिन न जाने कैसे मैंने नशे में प्रिया के ऊपर हाथ भी उठा दिया। बस वो आखिरी दिन था कि मेरी प्रिया मेरे साथ थी। नाना नानी ने उसको बोर्डिंग स्कूल में डालना बेहतर समझा। मैंने माना कि मैं अच्छी मां नहीं हूं, पर मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूं। जब भी प्रिया को बोर्डिंग में फोन करती तो वो फोन पे नहीं आती। मिलने जाती तो वो मुझसे मिलने से इनकार कर देती और गर्मियों की छुट्टियों में नाना नानी के यहाँ चली जाती। आज भी जब फोन करती हूं ऐसा कभी नहीं लगता कि वो अपनी माँ से बात कर रही है। हमेशा लगता है कि मैं उसको फोन करके एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रही हूं ताकि उसकी जिंदगी में इस फोन के जरिए ये याद जिंदा रहे कि उसकी एक माँ भी है। हमारे बीच जो दूरी आ गई है उसको शायद मैं कभी नहीं मिटा पाऊंगी। अगले दिन जब मैं सुबह सुबह उठी तो सीता मेरे पास आई और बोली, मैडम प्रिया बेबी का फोन आया था, वो कल आ रही हैं, कह रही थी कि आपको किसी से मिलवाना चाहती हैं। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं 50 वर्षीय वृंदा की। उनके पति अभिमन्यु की मृत्यु के बाद वृंदा को शराब की बुरी लत पड़ गई। उनकी बेटी प्रिया इन्हीं कारणों से अब उनसे दूर रहती है और अभी अभी पता चला है कि वृंदा बहुत दिनों के बाद घर आ रही है किसी को अपनी मां से मिलवाने। अब आगे। अगले दिन सुबह से ही मैं बार बार एस्टेट के मेन गेट की ओर देख रही थी। मुझको यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रिया आ रही है, वो भी 10 साल बाद। मैंने सीता को उसका कमरा ठीक करवाने को कहा। प्रिया को सफेद लिलीज बहुत पसंद हैं, उसके कमरे के लिए सफेद लिलीज ही मंगवाए। सब तरफ बहुत चहल पहल थी।
माली ने हवेली के हर कोने में फूल ही फूल लगा दिए थे। आखिर प्रिया जो आ रही थी। मैं घबराहट में बार बार थोड़ी थोड़ी शराब पी रही थी। सीता मेरे पास आके खड़ी हो गई और बोली, मैडम प्लीज मत पीजिए, आपको पता है ना प्रिया बेबी को ये बिल्कुल पसंद नहीं। इतने सालों बाद आ रही हैं, प्लीज। मैं 5 सेकंड तक सीता का चेहरा देखती रही और फिर अपना ग्लास उसको पकड़ा दिया। देते समय सीता ने देखा कि मेरे हाथ कांप रहे थे। उसने पूछा, मैडम आप ठीक हैं? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक हूं, बस इस शरीर को खुशी की आदत नहीं रही ना, इसलिए कांपने लग गया। अभी शरीर बेकार हो गया सीता, कब साथ छोड़ दे पता नहीं। इतनी देर में एस्टेट का गेट खुला और वहां से प्रिया की गाड़ी आती दिखाई दी। मैं भाग के दरवाजे पे खड़ी हो गई। आज मेरी खुशियों की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही प्रिया गाड़ी से उतरी, मैंने उसको कस के गले से लगा लिया। प्रिया को इतने वक्त बाद मिल रही थी मैं। इससे पहले कि मैं अच्छी तरह से प्रिया को निहार पाती, गाड़ी की दूसरी तरफ से एक लड़का उतरा। प्रिया ने कहा, सीता काकी ने आपको बताया होगा कि मैं किसी के साथ आ रही हूं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, मैंने प्रिया को देखते हुए कहा। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती, उस लड़के ने आके मेरे पैर छू लिए। प्रिया ने कहा, माँ ये गौरव है, मेरे साथ ऑफिस में काम करता है। जितनी खुशी मुझको प्रिया के आने की थी, उतना ही समझ नहीं आ रहा था कि साथ में ये लड़का यहाँ क्यों आया है। प्रिया इतने साल बाद आई और वो भी एक लड़के के साथ। दोनों अपने अपने कमरों में चले गए। मैंने सीता को बुलाया और पूछा, क्या लगता है? सीता ने कहा, मैडम शायद प्रिया बेबी इनसे शादी करना चाहती हैं और आपसे मिलवाने के लिए लाई हैं। मैं कुछ देर सोचती रही। आधा दिन निकल चुका था। मुझको पता था कि प्रिया थक के आई है, पर फिर भी मन कर रहा था कि फौरन जाके उसको उठा दूं और गौरव के बारे में पूछूं। खाने के वक्त दोनों आए। गौरव खूब कॉलेज और ऑफिस की बातें बताने लगा। प्रिया तो हर बार की तरह बिल्कुल चुप थी। खाना खाने के बाद मैंने प्रिया को थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। मैं और प्रिया जाके फायरप्लेस के पास बैठ गए। सीता प्रिया के लिए हॉट चॉकलेट ले आई। प्रिया ने खुशी से कहा, काकी आपको अभी भी याद है? जितने दिन हूं रोज देना पड़ेगा। सीता ने खुशी में सर हिलाया और कहा, आपको जो भी खाना और पीना है आप बता देना, सब बन जाएगा, आप बस हुक्म करो। प्रिया ने खुशी में अपनी कुर्सी से उठ के सीता को गले लगा लिया। मुझे आज पहली बार सीता से जलन हुई। प्रिया के इस प्यार को मैंने कभी महसूस ही नहीं किया था और मैं इस प्यार को पाने के लिए हमेशा तड़पती रही। प्रिया इतने साल बाद मिल रही थी और मुझको गले नहीं लगाया। मुझको एक बार भी ये नहीं जताया कि मैं उसकी मां हूं। प्रिया ने कहा, हाँ मां, कुछ कहना चाहती थी? मैंने 2 सेकंड सोचते हुए कहा, गौरव से शादी करना चाहती हो? प्रिया ने कहा, हाँ मां, गौरव और मैं शादी करना चाहते हैं। मैं गौरव को इसीलिए यहाँ लाई कि आप भी उससे एक बार मिल लो। आगे की डिटेल्स मैं आपको वक्त आने पे बता दूंगी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं 50 वर्षीय वृंदा की। अपने पति अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उनको बेतहाशा शराब पीने की आदत पड़ गई। इस कारण से उनकी बेटी भी उनसे दूर चली गई और अब वो अपनी सहायिका सीता के साथ अपने बड़े से एस्टेट पे रहती हैं। बेटी प्रिया 10 सालों के बाद आज वापस घर आई है और साथ में अपने दोस्त गौरव को भी लाई है। उसने अपनी माँ को बताया है कि वो और गौरव शादी कर रहे हैं। अब आगे। इतना बोल के प्रिया अपने कमरे में चली गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपने लिए कैसा महसूस कर रही थी। मुझको अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि तरस। गुस्सा इसलिए कि मुझको इस शराब ने इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया था कि मेरी अपनी बेटी अब मुझसे कुछ पूछना या कंसल्ट करना भी ठीक नहीं समझती। और तरस इसलिए कि अपनी बेटी की शादी की खबर ऐसे सुन रही थी। यही सब सोचते सोचते मैं पूरी रात पीती रही। पीते पीते वहीं सोफे पे गिर गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे सोफे के पास सीता मुझको जोर जोर से हिला के उठाने की कोशिश कर रही थी। सीता के पीछे प्रिया खड़ी थी। जैसे ही मैं उठ के बैठी, वैसे ही प्रिया ने कहा,
क्या 4-5 दिन बिना तमाशा किए नहीं रह सकती? यू एम्बैरेस मी माँ, आई हेट यू। और इतना बोल के प्रिया अपने कमरे में चली गई। मैं रोने लगी और सीता मुझको चुप करवाने के लिए मेरे पास आके बैठ गई। बोली, वो सुबह गौरव बाबा मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे, उन्होंने आपको ऐसे सोफे पे गिरे देखा तो डर के प्रिया बेबी को उठा दिया। उसके बाद प्रिया बेबी और गौरव भैया में कमरे में आपको लेके बहुत झगड़ा हुआ, इसीलिए प्रिया बेबी का मूड खराब है। आप अपना दिल मत छोटा कीजिए। कैसी माँ हूं मैं, ठीक ही तो करती है प्रिया। मैंने ऐसा उसको दिया ही क्या है जिसके कारण वो मेरी इज्जत या मुझसे प्यार करे। दिन में खाना खाते वक्त टेबल पे सिर्फ हमारी चम्मचें प्लेटों से लड़ाइयां करती हुई सुनाई दे रही थीं। खाना खत्म करके प्रिया ने कहा, मम्मी ड्राइवर से कहना गाड़ी तैयार रखे, हम दोनों अभी निकलना चाहते हैं। मैंने प्रिया को बहुत रोकने की कोशिश करी। मेरा गिड़गिड़ाना प्रिया के गुस्से के आगे कम पड़ रहा था। शायद गौरव को मेरी हालत पे थोड़ा तरस आ गया। वो बोला, प्रिया हम रुक सकते हैं। प्रिया ने गुस्से से उसकी ओर देखा, जाके अपना सामान गाड़ी में रख दिया और बैठ गई। गौरव ने मेरे पैर छुए और बोला, अपना ख्याल रखना आंटी। मैं बेहद शर्मिंदा थी तो रोते रोते हाथ जोड़ के गौरव से माफी मांगने लगी। गौरव बोला, अभी चलता हूं आंटी, पर हम जल्दी आएंगे। मुझे प्रिया का गुस्सा शांत करना आता है। जाते जाते एक बार भी प्रिया ने पलट के मुझको नहीं देखा। मैं अंदर गई और जितनी भी शराब की बोतलें थीं वो सब एक एक करके तोड़ने लगी। सीता मुझको रोते रोते बहुत रोकने की कोशिश कर रही थी। घर के बाकी नौकर चाकर भी आके ये तमाशा देखने लगे। सीता रो रो के बोलती रही, मैडम मत करिए प्लीज, आपको लग जाएगी प्लीज। बाकी नौकरों की तरफ देख के गुस्से से बोली, यहां क्यों खड़े हो, जाओ अपना काम करो। मेरे घर में शराब की नदियां बह गई थीं और मैं उस बहती हुई शराब के बीचों बीच बैठ गई ताकि अपने साथ मुझको भी ले जाके ये किसी गटर में डाल दें। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज आप कहानी सुन रहे हैं 50 वर्षीय वृंदा की, जिनको शराब की बहुत बुरी लत है। उनके पति अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी है और उनकी बेटी उनसे दूर रहती है। 10 साल बाद उनकी बेटी घर आई है और अपने साथ अपने मंगेतर गौरव को भी लाई है। लेकिन एक बार फिर वृंदा शराब पी के धुत पाई जाती हैं और उनकी बेटी प्रिया गुस्से में गौरव के साथ घर से चली जाती है। अब आगे। रात को मेरे फोन पे मैसेज आया, गौरव का था। आंटी हम दोनों पहुंच गए, चिंता मत करना, बस अपना ख्याल रखना, बाय। गौरव मुझको अच्छा लगा। मुझको यकीन था कि जो लड़का इतनी जिम्मेदारी समझता था वो मेरी बेटी को खुश ही रखेगा। बस भगवान करे कि गौरव मेरी बेटी को इतना प्यार दे कि जितना दर्द और जितनी नफरत मैंने उसको दी थी वो सारी खत्म हो जाए। थोड़ी देर बाद सीता आई और उसने मेरे कमरे की बत्ती जला दी। बोली, मैडम खाना लगा दूं? मैंने सीता से कहा, नहीं आज भूख नहीं है, तुम खा लो, बस ये लाइट बंद कर देना। मैं उस अंधेरे कमरे में बैठी बस ये सोचती रही कि ये 2 दिन कैसे उड़ गए पता ही नहीं चला। प्रिया आई भी और इतनी नाराज होकर चली भी गई। कैसे मनाऊं प्रिया को समझ ही नहीं आ रहा था। और ऊपर से इतना हल्ला करने से ये सारे नौकर चाकर क्या सोच रहे होंगे। हर एक घर में मेरी ही बातें हो रही होंगी। पूरी रात यही सोचते सोचते काट दी और ये आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सुबह उठी तो मैं अपनी शक्ल देख के डर गई। मेरी आंखें बिल्कुल लाल और सूजी हुई थीं। मैं बाहर आंगन में बैठी हुई थी कि सीता आई और मैंने उससे नजरें चुरा ली। सीता ने मेरी तरफ देखा और मेरी आंखों को देख के समझ गई। वो कभी भी मुझसे कोई सवाल नहीं करती थी, बस एक परछाई की तरह मेरे साथ बिना सही गलत बोले चला करती थी। कभी मन करता था कि सीता को जोर जोर से हिला के बोलूं कि मुझको टोका करो, मैं हमेशा सही नहीं हूं। सीता मेरे लिए नाश्ता बाहर लॉन में ही ले आई थी, क्योंकि वो जानती थी कि ऐसी हालत में मैं किसी और के सामने जाना पसंद नहीं करूंगी। कुछ देर बाद मैंने माफी मांगने के लिए प्रिया को फोन लगाया।
लेकिन प्रिया ने फोन नहीं उठाया। मुझे पता था कि वो मुझसे गुस्सा होगी, इसीलिए फोन नहीं उठा रही। कुछ देर घर से बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए एस्टेट के चक्कर मारने चली गई। धीरे धीरे कोहरा आने लगा और मैं फिर खाई के ऊपर वाले पत्थर पे जाके बैठ गई। जोर जोर से रोने लगी। बोली, अभिमन्यु, आई एम सॉरी, मैं प्रिया को नहीं संभाल पाई। मुझे पता है कि तुम यही कहोगे और मुझको ऐसे देख के तुम भी मेरी हरकतों से शर्मिंदा होगे। मुझको माफ कर दो प्लीज। कुछ घंटे में वहीं बैठी रही और फिर घर जाने के लिए अपना हौसला बढ़ाने लगी। जैसे ही घर पहुंची, सीता मेरे पास आई और बोली, मैडम, आपके लिए गौरव भैया का फोन आया था। मैंने घबरा के उसी वक्त गौरव को फोन किया। गौरव ने कहा, आंटी, पापा मम्मी आपसे बात करना चाहते हैं, शादी जल्दी करना चाहते हैं। मैं बहुत खुश थी। मन किया कि गौरव को फोन से निकल के गले लगा लूं। इतनी खुशी तो इतने सालों में हमारे घर कभी नहीं आई थी। खुशी से ज्यादा घबराहट हो रही थी कि किस तरह उनसे बात करूं, क्या बोलूं, वगैरह वगैरह। मैंने घबराहट में प्रिया को फोन किया। प्रिया ने फोन नहीं उठाया, पर मुझसे प्रिया से बात किए बिना रहा नहीं जा रहा था, तो मैं बार बार मिला रही थी। आखिरकार प्रिया ने फोन उठा ही लिया। बोली, मिल गई न्यूज? बात तभी करना जब आप नशे में ना हो। बस इतना बोल के रख दिया। मेरी खुशी शर्मिंदगी में बदल गई। दिल तोड़ने वाली बात तो थी, पर गलत भी नहीं थी। आज तक कोई भी मां होने का फर्ज नहीं निभाया था मैंने। अब जब मौका मिला है तो अपने आप पर भरोसा नहीं रह गया था। मैंने अगले दिन उठते ही गौरव के मम्मी पापा को फोन लगाया। उन्होंने शादी जल्दी करने की इच्छा जाहिर की। शादी की डेट भी निकाल रखी थी, 23 मई। सिर्फ 2 महीने बचे थे। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं 50 वर्षीय वृंदा की। शराब की बुरी आदत से परेशान वृंदा के पति की मृत्यु हो चुकी है और उनकी बेटी उनसे दूर रहती है। 10 साल बाद जब उनकी बेटी प्रिया घर आई तो मां को बताया कि वो अपने ऑफिस के कॉलीग गौरव से शादी कर रही है। और फिर गौरव के माता पिता ने उसको बताया है कि शादी सिर्फ 2 महीने बाद के लिए मुकर्रर हुई है। अब आगे। मुझे पता था कि प्रिया मुझसे बहुत नाराज थी, पर अब नाराजगी का वक्त नहीं था। आखिर सब कुछ मुझे ही तो करना था। मैंने प्रिया को फोन लगाया। बेटा, आई एम सो एक्साइटेड। 2 महीने, सब 2 महीने में कैसे होगा? मुझे तो सोच के टेंशन हो रही है। प्रिया ने कहा, मम्मी, मुझे पता है, मैंने वेडिंग प्लानर हायर कर लिया है। शादी गोवा में होगी, आप टाइम से आ जाना। टाइम से आ जाना? मैं मां हूं कि कोई शादी में आने वाली पड़ोस की आंटी? प्रिया ने कहा, मम्मी, आई एम श्योर आज के दिन आप मेरे मुंह से ऐसा कुछ नहीं सुनना चाहेंगे जिससे आपका दिन खराब हो। सो हैव अ गुड डे। ये बोल के प्रिया ने फोन रख दिया। मैं उस फोन के रिसीवर को पकड़ के घंटों रोती रही। सीता आई और बोली, मैडम, सब ठीक है? मैंने सीता से कहा, हाँ, सब ठीक है। मेरी बिटिया की शादी है, मैं बहुत खुश हूं। सीता, वो बड़े कमरे में जो मेरा शादी का ट्रंक पड़ा है उसको जरा खुलवाना। कुछ देर बाद मैंने उस ट्रंक में से अपनी शादी का जोड़ा निकलवाया। मैंने सीता से उसको ड्राई क्लीन करवा के उसको थोड़ा सा रीमॉडल करवा दिया। कुछ दिनों बाद मैंने प्रिया को फोन किया और कहा, बेटा, तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा बनाया है, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम पहनोगी। प्रिया ने कहा, मम्मी, मैंने कहा ना, आपको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड थैंक्स फॉर द एफर्ट, लेकिन मेरा जोड़ा आ चुका है। एंड जस्ट रिलैक्स, मैं बहुत स्ट्रेस में हूं। मेरी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। मैंने प्रिया से कहा, आई एम सॉरी बेटा, मैं वो गुजरा वक्त वापस नहीं ला सकती, लेकिन मैं आने वाले कल को सुधारना चाहती हूं। मैं तुम्हारी परेशानियों का हिस्सा बनना चाहती हूं, तुम्हारी खुशियों में शामिल होना चाहती हूं। प्लीज लेट मी इन। प्रिया ने कहा, इट्स टू लेट मम्मी, सॉरी। मुझे आज अपनी माँ की कही बातें याद आ रही थीं कि माँ बाप भूल जाते हैं कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो अच्छी तालीम, अच्छे कपड़े, ऐशो आराम से ज्यादा उनकी परवरिश मायने रखती है। मेरे बच्चे के लिए तो पूरी दुनिया खड़ी थी, जिसकी वजह से आज उसको मेरी जरूरत ही नहीं थी।
और मैं इस विशाल घर में एक लंबी सजा काट रही थी जिसे मैंने अपने खुद के लिए मुकर्रर की थी। मैं धीमे कदमों से चलती हुई बाहर लॉन तक चली गई। बाहर दहलीज पार की तो देखा पुराने सीमेंट की फर्श कोरी पड़ी थी। मैंने जो कई छोटे छोटे मासूम ख्वाब देखे थे उनमें से एक ये भी था कि इस दहलीज पे मैं अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से रंगोली बनाऊं, बहू के रूप में उसको विदा करूं। लॉन के बगल में ड्राइववे के छोर पे वो बड़ा सा लोहे का दरवाजा था जहां गेंदे के फूलों की लड़ियां लगनी थीं। यहीं तो टेंट वालों के ट्रक को रुकना था, यहीं से तो लाइटों की झालरें सजाई जानी थीं। ड्राइववे के दूसरे छोर पे आउट हाउस के पास वहीं तो हलवाई का सामान लगना था। कहाँ गए ये सारे लोग? कहाँ गई वो मेहंदी वाली? उसको तो मेरी बेटी की हथेलियों पे बेल बूटों के बीच कहीं छुपा के गौरव का नाम लिखना था। कहाँ गई वो औरत जो भाभियों और नंदों के पाँव में आलता लगाने वाली थी? और कहाँ गई प्रिया की वो माँ जो शादी की तैयारियों की अफरा तफरी में रिश्तेदारों से घिरी प्रिया को बिन कारण गले लगा रही थी? मैं कहीं खो गई थी और मुझको खुद को ढूंढना था। मेरे प्यार में ही कुछ कमी रह गई थी और मुझे उसको पूरा करना था। अपने परिवार को मैंने ही तोड़ा था और मैं ही उसे अब जोड़ सकती थी। नहीं, प्रिया गलत थी। इट्स नेवर टू लेट। मैं घर के अंदर गई और सीता से कहा, सीता, सामान बांधो और मेरी अलमारी से वो गुलाबी रंग की साड़ी निकाल दो। आखिर दुल्हन की मां हूं, सबकी नजर मुझ पे भी तो होगी। बस इतनी सी थी ये कहानी।